अगर जो लीडरशिप है पटना की उसको एतबार कम है एमआईएम के लोगों पे, एमआईएम की ज़बान पे, क्योंकि एमआईएम ने धोखा दिया किसी को क्या? एमआईएम ने किसी के लोगों को भगाया क्या? एमआईएम को लोग खुद तोड़ के ले गए और आप कहते कि एतबार नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद टूटी थी, मुसलमानों का इबादत खाना टूटी, और राज्य में बिहार में पहली बार एक मुस्लिम लीडरशिप उभर के सामने में आई। उसको तोड़ा अगर किसी ने तो लालू परिवार ने तोड़ा। आप कहते हैं कि मुझ पर एतबार नहीं, उन पर एतबार किया सकता है क्या? फिर आपके बारे में लोग कहते हैं कि वो अपनी उस छवि से नहीं निकल पाते हैं अख्तरुल इमान कि यार मैं ओवैसी ब्रांड राजनीति करूंगा, मैं मुसलमानों की ही राजनीति करूंगा, वो अपनी छवि को तोड़ नहीं पाते हैं अख्तरुल इमान। उनको नौकरी से इतना छाड़ दिया गया। एक लीडर चूंकि वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस बोलने नहीं दे रही है, राजद में है तो राजद बोलने नहीं दे रही है, भाजपा में तो भाजपा बोलने नहीं दे रही है। ये तो गुलामी करते हैं, वहाँ अपनी कम्युनिटी की बात तो कर नहीं पाते हैं। हमने सारे लोगों की बात रखी और आप कहते से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया भी यही चाहती है और दूसरे लोग भी यही चाहते हैं कि माइनॉरिटी के अंदर में कोई लीडरशिप ऐसी नहीं आए, कोई लीडरशिप ऐसी भी आ जाए तो उस पर ऐसा ब्लेम किया जाए कि उसकी छवि खराब हो। यही करा रहे हैं आप लोग। जब मैंने पहले ये बात देखी कि साहब आप गठबंधन कर लीजिए, तो जब लालू जी के नाम से न्योता चला गया तो परिवार के मुखिया के नाम से चला गया, तो सारे लोगों को समझ के न्योता चला गया। अब ये अजीब सी बात थी कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो पत्र नहीं मिला, तो हम लोग ढोल ताजा लेके गए उनके दरवाजे पे और ढोल बजा दिया उनके दरवाजे पे कि सुन लो मैं न्योता देने आया हूँ यार। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग पूर्णिया ज़िले में हैं। विधानसभा का नाम है अमौर, जो अगर लोकसभा के डिवीज़न के हिसाब से देखा जाए तो किशनगंज में लगती है। और हमारे साथ फ्रेम में मुखातब हैं अख्तरुल इमान। अख्तरुल इमान के साथ दो तीन चीज़ें नथी हैं, लेकिन उन चीज़ों पे आए उसके पहले अगर उनको आपको गहराई से जानना हो तो आप साल 2024 में उनका एक इंटरव्यू देख सकते हैं। ललन टॉप पे प्रकाशित हुआ था, तब वो किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब भी AIMIM के टिकट पे लड़ रहे थे। अभी AIMIM के विधायक तो हैं ही हैं, इसी सीट पे इनकम्बेंट MLA, और उसी सीट पे अपना फिर से लक आजमा रहे हैं। इस बार उनके साथ दो तीन चीज़ें नथी हैं, जैसे चुनाव के पहले वो RJD के नेता और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। क्यों मिलने गए थे, कहानी असली क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव कुछ और कहानी कहते हैं और MIM के लोग कुछ और कहानी कहते हैं। क्या हुआ था, ओवैसी के असदुद्दीन ओवैसी के सबसे ख़ास कमांडर को महागठबंधन के सामने क्यों खाली हाथ जाना पड़ा और वहाँ से क्यों खाली हाथ लौटना पड़ा, क्या हुआ था। और वो पार्टी जिसने बिहार में खासकर सीमांचल और कोसी के कुछ इलाके में MIM को अपना खाता खोला, और मतलब अख्तरुल इमान को कहा जाता है कि उन्होंने MIM को एंट्री दी इस रीजन में, वो पार्टी इस बार कहाँ भटकी सी नज़र आ रही है। इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक हो साहब। एक तो लंबी बातचीत हुई है पहले हमारी, लेकिन मैं चाहता हूँ उस बातचीत से एक छोटा सा हिस्सा मैं रिकैप करवाना चाह रहा हूँ आपसे। ओवैसी को आपने किस्सा सुनाया था, ओवैसी से मिलने गए थे जब, और आपने कहा था कि आप यहाँ पर किशनगंज आइए, आपने किशनगंज की विजिट करवाई थी, और उसके बाद से कहा जाता है MIM ने यहाँ पे चुनाव लड़ना शुरू किया था, वरना वो उधर महाराष्ट्र और हैदराबाद की रीजन की ही पार्टी होकर रह गई थी। क्या किस्सा है, बताइए वो जरा सा प्लीज़। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नहीं, दरअसल हुआ ये कि मैंने 2014 में मैंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में राजद का MLA था और मैंने पार्टी रिज़ाइन कर दिया था, और जदयू जब BJP से अलग हो गई थी तब मैं उसके MP के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। यहाँ पर MP का इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में मैं इलेक्शन लड़ा। तो उस वक्त जब मैंने देखा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जदयू के टिकट पर और जदयू साठगांठ कर रही है फिर से भाजपा के साथ, तो मैंने दौरान इलेक्शन छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं SIF समाजी इंसाफ फ्रंट के नाम से मैंने लोगों को होशियार और बेदार और सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपना एक रिसर्च पेपर भी तैयार किया, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की ज़बानी, और उसकी बुनियाद पर मैं लड़ाई लड़ रहा था। इसी दरमियान में मेरी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई। वो मुलाकात का किस्सा बताइए ना, कैसे मुलाकात हुई थी, कौन करवाया था? नहीं, जाहिर है हमारे कुछ दोस्त लोग थे जिन लोगों ने मुलाकात करवाई। दिल्ली में मुलाकात हुई रमज़ान के दिनों में, और फिर उन्होंने हम लोग को हैदराबाद आने की दावत दी और हम लोगों ने हैदराबाद जाकर उसको किशनगंज आने की दावत दी। 16 अगस्त 2015 को किशनगंज आए, बादलों से घिरा पूरा समा था,
और वो किशनगंज का वो तारीख़ी मैदान जिसे रूहिदासा मैदान कहा जाता है, 1 फीट 1.5 फीट पानी में लोग खड़े थे और लाखों लोगों की भीड़ थी। और उसी में हमने सीमांचल के दर्द के किस्से सुनाए और बैरिस्टर ओवैसी ने उसकी दवा बताई। उसने मेरी रिपोर्ट जो की थी वो उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि सीमांचल के दर्द की दवा एक ही है कि जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनाया जाए आर्टिकल 371 के तहत, तब तक सीमांचल का उत्थान नहीं होना है। पर कैपिटा इनकम कम है, पलायन सबसे ज़्यादा है, इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्कूल्स कम हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का कोई तरीक़ा नहीं है। यहाँ पर वो है, हर साल बाढ़ में हज़ारों एकड़ ज़मीन विलीन हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं, बाल मजदूरी सबसे ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल नहीं है, पानी में आर्सेनिक है, आयरन है और अभी तो यूरेनियम भी पाया गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो आर्टिकल 371 के तहत जब तक इनको स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनाया जाएगा इसकी रिमेडी नहीं हो सकती है। तो तब से सीमांचल के लोगों को लगा कि वाकई मेरी नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैंने चूँकि डेटा बेस्ड कंपेरेटिव डेटा हमने पेश किया था कि दूसरे इलाके में पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारे यहाँ क्या है, नंबर स्कूल्स कहाँ कितने हैं, इन सारी बातों ने सीमांचल के लोगों की बंदी पट्टी खोल दी है। और अब दिल्ली और पटने में बैठी हुई बेईमान सरकारों के एक एक राज खुल रहे हैं। और अभी मैं बता दूं लेटेस्ट आपको कि वो जो अभी आई है, मैं अक्सर कहता हूं कि नीतीश कुमार ने गलती से एक अच्छा काम कर दिया। वो ये जात पर आधारित रिपोर्ट, जात पर आधारित रिपोर्ट जो है वो 13 करोड़ का हो गया बिहार 2024 के अंदर। और 13 करोड़ के बिहार में सबसे बड़ी आबादी 20% की आबादी है SC की, शेड्यूल कास्ट की। और बिहार में 20,49,000 नौकरियाँ हैं। आबादी लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उसमें देखिए क्या किया इन लोगों ने बेईमानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिलाया था एज पर रिजर्वेशन और एज पर पॉपुलेशन। उनकी नौकरी ये 20 लाख नौकरियों में उनकी 4 लाख नौकरी होनी थी, 20% में वो, और उनको नौकरी 3 लाख मिली, 1 लाख नौकरी उनकी छिपा गए लोग। मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी 18% है, इनकी नौकरी में हिस्सादारी होती है 3,68,000। इनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 लगभग 2 लाख नौकरी छिपा गए। और 37 लाख आबादी जिन बड़ी जातियों की है, नौकरी में 58,000 इनको होना था, उनको 1,87,000 नौकरी मिली। जिनकी आबादी 41 लाख थी, नौकरी 71,000 मिलनी थी, उनको 1,70,000 मिली। नीतीश बाबू की बिरादरी की आबादी 37 लाख, नौकरी होनी थी 58,000, 1,18,000 मिली। तो ये जो सारी नाइंसाफ़ी की पटने और दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, यहाँ आप हैं सुरजापुरी की आबादी 24 लाख, नौकरी इनकी होनी थी लगभग 37,000, इनको सिर्फ 15,000 नौकरी मिली। तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कुलिया भाई की बिरादरी आबादी 12 लाख, नौकरी 18,000 होनी थी, सिर्फ 6,000 नौकरी मिली। सिरसाबादी की आबादी 12 लाख, नौकरी 18,000 मिलनी थी और सिर्फ उनको 5,500 नौकरी मिली। तो ये जो इस पट्टी के साथ, ये दलितों का हाल, पिछड़ों का हाल है। 50-50 किलोमीटर पर नदियाँ हैं लंबी और बीच में ब्रिजेज नहीं है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी लोगों को 50 किलोमीटर पर तय करनी पड़ती है। स्कूल दूर हैं, हॉस्पिटल्स दूर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स दूर है। तो आखिर ये इलाका डेवलप कैसे करेगा? नाइंसाफ़ी की तो बिल्कुल वो है, जुल्म की दास्तान है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं हम। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप लड़े थे, असफलता हाथ लगी, क्या हुआ था वहाँ पे? अरे असफलता मैं नहीं कहता हूँ, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में 3,07,000 वोट आए, है ना। और मेरे वोट बढ़े हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, मैं आगे की वोट जा रहा हूँ। एक बार बताइएगा, बार बार जब आप कोसी के और सीमांचल के रीजन में आते हैं और आप पूछते हैं कि यहाँ पे जो 2-4 बड़े नेता कौन कौन से हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एक आपका भी नाम लिया जाता है, मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन, ठीक है। चलिए, बाकी नेताओं का मान, मैं अपने आप को छोटा नेता समझता हूँ, मैं बड़ा नेता समझता तो नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपके बारे में लोग कहते हैं कि वो अपनी उस छवि से नहीं निकल पाते हैं, अख्तरुल इमान, कि यार मैं ओवैसी ब्रांड राजनीति करूंगा, मैं मुसलमानों की ही राजनीति करूंगा, वो अपनी छवि को तोड़ नहीं पाते हैं। अख्तरुल इमान, किसने कहा ये बात? किसने कही ये बात? आपके विरोधी ये बात, ये 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए मेरा। और अविसी की छवि भी कोई गलत छवि तो नहीं है। अविसी का क्या, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं? शोषित हों, दलित हों, पीड़ितों की तवाना आवाज़ अगर कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस है तो मिस्टर ओवैसी हैं। आपने ये जुमला किसे सुना जब अविसी ने ये कहा कि मैं गांधी से बड़ा लीडर समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनको अगर श्रद्धांजलि पेश करनी है तो उनकी बिरादरी के लोगों को लाके कुर्सी पे बैठाओ प्रधानमंत्री के, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? अरे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, अरे हम सब की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पूरा मेरा शरीर है और मैं आँख चिल्ला रहा हूँ, चूँकि आँख में
कंकर गिरा है, थोड़े के नाक हमारी नहीं है। अरे चूंकि मुसलमानों का सारे आप रिपोर्ट्स दे लीजिए, आप सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, गोपाल सिंह पैनल रिपोर्ट, फिर जो प्राइवेट एजेंसियों ने जो जितने भी सर्वे किए सब में देख लीजिए, सबसे बुरा हाल मुसलमानों का है, सबसे बुरा हाल SC ST का है। मैंने SC ST के जितने मसाइल को उठाए सदन में, कोई SC का लीडर नहीं उठाया। यही जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है, उनको नौकरी से इतना छाड़ दिया गया। एक लीडर चूंकि वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस बोलने नहीं दे रही है, राजद में है तो राजद बोलने नहीं दे रही है, भाजपा में तो भाजपा बोलने नहीं दे रही है। ये तो गुलामी करते हैं, वहाँ अपनी कम्युनिटी की बात तो कर नहीं पाते हैं। हमने सारे लोगों की बात रखी और आप कहते हो उससे नहीं निकल पा रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर में जहाँ भी मॉब लिंचिंग्स हुए, जहाँ भी जुल्म हुआ है, उसकी आवाज़ हमने उठाई, आप कहते फिर भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये क्या मामला है? हमारे बारे में परसेप्शन ही बना दिया, क्योंकि मीडिया भी यही चाहती है और दूसरे लोग भी यही चाहते हैं कि माइनॉरिटी के अंदर में कोई लीडरशिप ऐसी नहीं आए, कोई लीडरशिप ऐसी भी आ जाए तो उस पर ऐसा ब्लेम किया जाए कि उसकी छवि खराब हो। यही करा रहे हैं आप लोग। मैं तेजस्वी यादव पे आऊँ, लेकिन उसके पहले मैं एक जानकारी चाहता हूँ आपसे। जब विधानसभा में आपको एक बयान की वजह से आपने क्या वो सवाल उठाया था जब आपको बाहर निकाला गया था? मैंने यहाँ के नदियों के कटाव का सवाल उठाया था। की बात थी? ये 2023 की बात थी, 2023 से 22 की बात होगी, 22 की बात होगी, 23 की बात थी शायद। नहीं 22 नहीं, हमारे वो चारों पांचों हम लोग साथ थे, एक साथ थे तभी। हाँ, तभी उठाया, मैंने हाउस चलने नहीं दिया। मैंने कहा कि साहब आप हमारे यहाँ नदियों पर पुल नहीं बनाइएगा और हमारे यहाँ कटाव हो रहा है, हर साल बस्तियाँ विलीन हो रही हैं, आप हमारा एंटी इरोजन का काम नहीं कराइएगा तो किस चीज़ के लिए हम आए हैं यहाँ पर? क्या स्ट्रॉन्ग अपोज किया, मार्शल आउट हुआ, काम भी हुआ। लड़ता हूँ तो काम होता है। और आज मैं 32 करोड़ का काम करवाया अभी इसका एंटी इरोजन का। आप देख लीजिए, मुझसे पहले भी MLA थे यहाँ पर, नहीं करा सके। ये बेचारे इतने शरीफ के कोई बोलते नहीं, ये बेचारे इतना शरीफ कि कभी सैलाब में आते नहीं। मैं फ्लड टाइम में फ्लड के ऑफिसर्स को और जो ब्लॉक के ऑफिसर सारे लोगों को, इंजीनियर्स को बैठाया मोटर बोट पे और खत्ता घाटे कहलाता है ये, और वहाँ बैठा और 22 में उतारा। लगभग 25 किलोमीटर इनको चलाया नदी पर। सारे इलाका हम लोग सर्वे करवाया और काम हो रहा है। लड़ता हूँ तो काम होता है। बिन रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती। ये जालिम सरकारें बगैर आवाज़ उठाए कब सुनती हैं? तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी अब लालू जी के बेटा है, यही उनकी सबसे बड़ी डिग्री है। ये सबसे बड़ी डिग्री है। डिप्टी सीएम भी तो थे। हाँ, बस लालू जी का बेटा होने की वजह से। मिलने गए थे आप, खबरें छपी, मिलने गए थे। पूरी कहानी बताइएगा। क्रिस्प मैंने देखिए, आप देखिए बार बार इंटरव्यू में फोन देख रहे हैं और हाथ ऐसे कर रहे हैं, मतलब थोड़ी जल्दबाजी होगी, मुझे पता है कैंपेन के समय है, लेकिन वो कहानी पूरी बताइए। मामला ये है कि बिहार की जनता भी चाहती है और मैं भी खुद चाहता हूँ कि बिहार में सेकुलरिज्म का बिखराव नहीं हो। कम्युनल फोर्सेज ने बिहार को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ठीक है। अंग्रेज चले गए हिंदू मुसलमानों को लड़ा के, ये काम बीजेपी आसानी से कर रही है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां, उनके इम्तिहान का वक्त भी था। आप लोग भी हमको कहते थे बीजेपी की बी टीम, आप लोग भी कहते थे कि गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। तो इलेक्शन आया, हमने 2019 में भी ये प्रयास किया था। अच्छा। लेकिन उस वक्त चूंकि हम जीते हुए नहीं थे, लेकिन अब की बार हम 5 लोग जीते थे। लोग भले ही हमारे भाग गए, लेकिन जनता तो हमारी खड़ी थी मेरे साथ। तो हमने कहा कि आगामी 2025 के इलेक्शन में सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी है कि गठबंधन बन जाए। ओवैसी की सहमति थी इसमें? हाँ, बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा कि भैया आप गठबंधन में हमें ले लो, हम लोग मिलजुल के लड़ना चाहते हैं। अरे 3% है मल्ला भाई, आप 18 सीट दे रहे हैं। और 18% वालों ने क्या मांगा आपके? आसमान के तारे नहीं मांगे। क्या मांग थी आप लोगों की? तेजस्वी से कहा कि 6 सीट दे दो मुझको। 6 सीट, सिर्फ 6 सीट मांगे। वो कुछ और बताते हैं वो। सुनिए, तो जब मैंने पहले ये बात देखी कि साहब आप गठबंधन कर लीजिए, तो जब लालू जी के नाम से न्योता चला गया तो परिवार के मुखिया के नाम से चला गया, तो सारे लोगों को समझ के न्योता चला गया। अब ये अजीब सी बात थी कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो पत्र नहीं मिला, जबकि मीडिया पर यह बहस हुई। मैं समझता कि मई में दिया था हम लोगों ने। हाँ, तो मामला ये है कि जब उनको दिया, पूरे नेशनल लेवल पर आप लोगों ने खबरें बनाई, उस पर बहसें हुई। और जब तेजस्वी जी को आप लोगों ने पूछा किसी ने, तो कहा नहीं मेरे को तो अनभिज्ञता उसने दिखाई, नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे चिट्ठी नहीं मिली। अरे जब पिताजी को दे दिया था, फाउंडर आरजेडी के फाउंडर हैं वो, ये आपके है ना, तो उनको दे दिया, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे मिल गया पत्र। लेकिन इन लोगों ने जब इनकार किया तो हम लोगों ने सोचा उनके लीडर्स को, ये लीडरशिप उन्हीं को नहीं दिया, घटक दल के तमाम तर जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट से सबको दिया, कांग्रेस के लोगों को दिया, लेफ्ट के लोगों को दिया, सबको दिया, ताकि ये कल नहीं कह सके कि साहब हमको नहीं दिया। उसके बाद जब इसने कहा कि नहीं हमको कोई लेटर नहीं मिला है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब उनको आँख से जो न देखे उनके कानों को सुना दो।
तो फिर हम लोग गए। किस दिन की बात थी वो? तारीख तो मुझे याद नहीं है। मैं गया सितंबर अक्टूबर की बात? हाँ, सितंबर में की ही। बात थी। तो हम लोग ढोल ताजा लेके गए उनके दरवाजे पे और ढोल बजा दिया उनके दरवाजे पे कि सुन लो मैं न्योता देने आया हूँ यार। फिर उसके बाद भी नहीं सुना उन्होंने, तो हम क्या कर सकते थे। मैं खाली हाथ नहीं गया था। आप जो बोले कि खाली हाथ गए थे, खाली मैं पत्र लेके गया था, उधर से खाली हाथ लौटा था। पत्र था कि हमको 6 सीटें चाहिए जी, और ये बिल्कुल, हमारा हमने commitment है। स्पष्ट कर दिया कि भाई गठबंधन हमसे कीजिए, 6 सीट हमको सिर्फ चाहिए। 6 सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल ये लोग ये हैं कि माइनॉरिटी की वोट का मिसयूज करते हैं। टिश्यू पेपर इलेक्शन में इस्तेमाल कर लो इनको, उसके बाद फेंक दो। नौकरियां सबसे कम मिली हमारी इसी की रीजन में। और यही मिस्टर तेजस्वी हैं। जब 2020 का इलेक्शन था असेंबली, तो इन्होंने चीख कर यह कहा था कि हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला के भेज दो। हालांकि बिरयानी तो खुद ही अच्छी खाते हो, तो भेज दो। और बिरयानी अच्छी खा नहीं, हैदराबाद वाले अच्छी बिरयानी खाते हैं। अच्छा, इतनी बिरयानी तो बिहारी वाला अच्छा खिला भी नहीं सकते। अच्छा, तो उन्होंने चिढ़ा के कहा कि बिरयानी खिला दो, इनको भेज दो। और मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। काउंटर एक्शन था उनका, चूँकि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात बैरिस्टर साहब करते थे, हम करते थे। तो लेकिन जब 18 महीना सरकार उनकी रही, एक दिन सीमांचल उनको याद नहीं आया, एक दिन सीमांचल उनको याद नहीं आया। ये लोग फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। इन लोगों को ये पसंद नहीं कि माइनॉरिटी का कोई आदमी माने पार्टी हेड हो। यही वजह है कि उन लोगों को दिक्कत है। यही वजह है या एमआईएम पे एतबार कम है? अगर जो लीडरशिप है पटना की, उसको एतबार कम है एमआईएम के लोगों पे, एमआईएम की ज़बान पे, क्योंकि एमआईएम ने धोखा दिया किसी को क्या? एमआईएम ने किसी के लोगों को भगाया क्या? एमआईएम को लोग खुद तोड़ के ले गए और आप कहते कि एतबार नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद टूटी थी, मुसलमानों का इबादत खाना टूटी, और राज्य में बिहार में पहली बार एक मुस्लिम लीडरशिप उभर के सामने में आई। उसको तोड़ा अगर किसी ने तो लालू परिवार ने तोड़ा। आप करते हैं कि मुझ पर एतबार नहीं, उन पर एतबार किया सकता है क्या? आपको छोड़कर जो सारे लोग आरजेडी में चले गए, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ मेरी पार्टी को तोड़ा ना भाई, उन्होंने तोड़ा। अरे ये लोग गए नहीं भाई, तोड़ा इन लोगों ने, पढ़ लो बंदे कर। आज उन बेचारों के साथ क्या हुआ देख रहे हैं आप। हमसे तोड़ के ले गए थे, क्या मान सम्मान दिया, टिकट भी काट दिया उनका। कैसे तोड़ा था, क्या कहानी सुनते हैं आप? अरे भाई जाहिर है कुछ ना कुछ तो डील हुई होगी, वो तो अंदर की बात होगी। मैं नहीं, इतना तो पता ही होगा नेताजी आपको। नहीं, अब ये अंदाजा लगा सकते हैं, सही तो नहीं बता सकते हैं। जाहिर है अंदाजा ही बता दीजिए चलिए आप। अरे भाई अंदाजा वो आप भी लगा लेंगे, ऐसे मौके से क्या होता है वो तो आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, है ना। मैं तो एक घर की कहानी जानता हूँ, आप तो घर घर की कहानी जानते हैं। क्या किया होगा, डील किया ही होगा इन लोगों से, सरकार बनने का प्रलोभन दिया होगा। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि इन लोगों ने निज स्वार्थ के लिए काम तो किया। अगर काश अपने क्षेत्र के स्वार्थ के लिए कर लेते कि ठीक है मैं टूट के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये करा दो, ये बेचारे नहीं करा सके। अगर ये करा लिए होते तो आज इनका ये हश्र नहीं होता। चलिए आखिरी सवाल ये है कि चुनाव तो सिर पे है, गठबंधन शुरुआत में नहीं हुआ, अगर स्थितियां वैसी बनती हैं तो क्या बाद में गठबंधन की गुंजाइश बचती है आपकी तरफ से? देखिए, हमारा दिल और दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहा है। कम्युनल फोर्सेस के मुकाबले में हम लोगों ने हमेशा सेकुलर फोर्सेस को ताकत दी है। लेकिन कल के दिन में अगर सिचुएशन आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर करे आए। मैं तो यही मैसेज दे रहा हूँ, जहाँ हम 28 सीटों पे खुद लड़ रहे हैं और गठबंधन की नियर अबाउट 52 सीट पर हम लड़ रहे हैं, हम लोग तो यही मैसेज दे रहे हैं कि मुझको इतनी ताकत दो कि मेरे बगैर इनकी हुकूमत नहीं बन पाए। मैं तो हुकूमत बनाने की दावा नहीं कर सकता, मैं उस पोजीशन पे आ जाऊँ, नंबर गेम ऐसा हो कि मैं सारा पुराना बकाया इनका वसूल कर लूँ। चलिए, चुनाव के लिए शुभकामनाएं आपको। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी कवरेज जारी रहेगी, हम भी बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।